Welcome back all of you on the platform of Eco Study. In this part, we are going to discuss about pre-independence of India. ओके हम प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं अच्छे तरीके से कि क्या हमारा बैकग्राउंड था। ठीक, तो देखिए 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर आया और ये धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में सबसे पहला जो ट्रेड रूट, सी रूट, जो इन्होंने डिस्कवर किया था पोर्टुगीज वास्को डी गामा, राइट। इन 1498 वास्को डी गामा जो थे वो सी रूट को अपनाए। अब देखिए ये सी रूट जानने के बाद जितने भी इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच जो थे, क्योंकि उनका मार्केट जो था वो स्मॉल था, दैट्स वाई वो इंडिया के अंदर आए। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या था, लास्ट था। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अभिषेक। ओके, तो इंडिया के अंदर वो आए। इंडिया के अंदर क्यों आए? क्योंकि वहां का यूरोपियन मार्केट बहुत ही कम था। यहाँ पे इंडिया के मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे मुगल का शासन भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, तो ये इजी भी था। और वो अपना धीरे धीरे डोमिनेंस इंक्रीज करते गए, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर आना स्टार्ट किए और जो भी कल्चर है यहाँ पर आकर के उसमें घुलना मिलना स्टार्ट किया। अब देखिए, जब शुरू में जो यूरोप या ब्रिटिश जो इंडिया के अंदर आए थे वो ट्रेडिंग पर्पज से आए थे। ओके, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन के अंदर हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए था? इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। इंडस्ट्रीज अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए मार्केट चाहिए था कि वो अपने गुड्स को बेच सके बाहर के देशों में, राइट। क्योंकि उनका मार्केट साइज बहुत ही स्मॉल था और रॉ मटेरियल भी चाहिए था। तो ये दोनों के खोज में जो ब्रिटेन है वो लग गए। ठीक है, तो ब्रिटेन को इंडिया मिला जहां पर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ, जिससे वो रॉ मटेरियल भी था और मार्केट भी था। ठीक है, मार्केट उतना नहीं था लेकिन मार्केट बनाना, क्योंकि मार्केट इनिशियली इंडिया के अंदर क्या था, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, तो ये सब मार्केट डोमिनेंस थे इंडिया का। तो इसलिए ये सब मार्केट को तोड़ करके अपने प्रोडक्ट का मार्केट बनाना ये इंपॉर्टेंट था। तो ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए कब? जब पावर हमारा मुगल का क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर आने के बाद उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाया ताकि वो कंट्रोल कर सके पूरे कंट्री को। इन्हीं वो आए तो सबसे पहले उनको पोर्ट के पास जगह दिया गया। ठीक है ना, कुछ कुछ पोर्ट के पास, लाइक सबसे पहला अगर कहा जाए तो कलकत्ता के अंदर उनको जगह दिया गया कि कलकत्ता में आप काम कर सकते हैं, तो वहां पर उन्होंने पोर्ट बनाया। तो इनका बेसिकली वही का था कि सी रूट के ऊपर बनाना और वहां से प्रोडक्शन करना, वहीं से लेन देन करना। बीच में कंट्री में आकर के इन्वॉल्व होना इनका कम था, लेकिन मुगल का पावर कम होने के कारण और बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट थे वो आपस में लड़ाई होने के कारण ये जो थे समझौता किए, कभी कभी वार भी किए, और जिसको वो जीत करके फिर अपना डोमिनेंस का रोल इंक्रीज करते गए। ओके, साथ साथ इन्होंने क्योंकि कुछ लोगों को अपने पास करना था। ठीक है, वो भी जो हायर डोमिनेंस लोग थे उनको अपने पक्ष में करना था, तभी वो देश में सस्टेन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया। इसके अंदर क्या था कि जमीन के लिए आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। जिस जमीन पे आप फसल उपजा रहे हैं उसके लिए टैक्स देना होगा। ओके, सो इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और उनका काम क्या था, कि वो टैक्स कलेक्शन करेंगे। ओके, और वो सेंड करेंगे किसको, ब्रिटिश को, और उसमें से कुछ प्रोपोर्शन अपना वो प्रॉफिट में रखेंगे। ठीक है, बदले में उनको क्या दी ब्रिटिश, जो टैक्स कलेक्शन करेंगे, लैंड। ओके, बदले में उनको जमीन दी गई, जो कि उनके नाम से जमीन दी गई, जो कि पहली बार था कि किसी के नाम से जमीन मिल रहा था। दैट्स व्हाई दे क्रिएट दिस सिस्टम। और इससे जो वो सब इनकम अर्न करने वाले जमींदार वगैरह लोग थे वो ब्रिटिश के
पक्ष में थे। ओके, क्योंकि उनको हैवी अमाउंट ऑफ इनकम और लैंड जो है वो मिलते जा रहा था, दैट्स वाई दे वो पक्ष में थे। तो इस तरीके से हम आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये है कि इंडियन वीवर्स दे मोनोपोलाइज द सेल ऑफ ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल एंड बाउट दिस एट लो प्राइस। यस, कि क्या जो इंडियन रॉ मटेरियल थे उनको वो सस्ते दाम पे खरीदते थे, और इंडियन वीवर्स और बेच सस्ते दाम पर मार्केट के अंदर बेचते भी थे, ताकि वीवर्स का एक बार मार्केट खत्म हो जाए, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनका मार्केट खत्म हो जाए। इंडिया का गुड जो बाहर बिकता था उस पर हैवी ड्यूटीज लगाते थे, और अपना गुड जो इंडिया के अंदर लेकर के आते थे उसके ऊपर नो ड्यूटीज रहता था। दैट्स वाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट था कॉटन का, जूट का, ठीक है, तो ये सब का जो मेनली आइटम थे, जो इंडिया 60% जो था वो एक्सपोर्ट करता था कॉटन जूट का, वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा था, हैवी ड्यूटीज लगाया जा रहा था। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, और यहाँ पर क्या जो है वो कम सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा था। तो ये चीज, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड किया गया ब्रिटेन के द्वारा, तो वेरियस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ताकि वो रॉ मटेरियल को एक जगह से पोर्ट के पास ले जा सके, और पोर्ट के पास ले जाने के बाद अपने वो देश ले जा सके। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर प्रोवाइड किया गया, गेटिंग। साथ ही साथ अगर कोई फिनिश्ड गुड है तो वो पोर्ट तक ले जा सके फिनिश्ड गुड को, या बाहर से जो आ रहा है तो उसको गांव तक पहुंचा सके, अपने जो मशीन मेड्स जो गुड है उसे बेचने के लिए। तो इसलिए वो बनाया गया आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब बात आता है कि कंट्रीब्यूशन आएगा कि हाँ उन्होंने रेलवे बनाया, हाँ उन्होंने नया नया टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर लाया, कुछ इनोवेशन लाया, है ना, कुछ इंश्योरेंस, बैंकिंग, तो ये ब्रिटेन के द्वारा दिया हुआ है, उन्होंने लाया। क्यों लाया, अपने पर्पज से लाया। ओके, ताकि हमारे कंट्री को क्या कर सके, ड्रेन कर सके, ठीक है ना, हमारे कंट्री के वेल्थ को ड्रेन करके अपनी कंट्री ले जा सके, इसलिए उन्होंने लाया। गेटिंग। नेक्स्ट वन, कुछ लोगों को उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल भी ओपन किया, जहां पर इंग्लिश सिखाया जाता, और इंग्लिश जानने वालों के साथ उन ऐसा उनका रिलेशन क्लोज होता था। ठीक है, क्यों वो इंग्लिश सिखा रहे थे, ताकि वो मार्केट में अगर रहना है तो हमको लोगों के बीच में बना करके रहना है, कुछ लोग होने चाहिए जिनसे हम लोग घुल मिल सके, बात कर सके, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए। दैट्स वाई दे क्रिएट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, कुछ स्कूल यहाँ पे ओपन किए गए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेथड ऑफ क्लोनिलाइजेशन, तो क्या है मेथड, क्या है, तो जो मैंने अभी बताया वही है कि आपका रॉ मटेरियल नहीं था इंग्लैंड के अंदर, तो उसके सर्च में इंग्लैंड जो है वो इंडिया के अंदर आई, और इंडिया के अंदर कब, ईस्ट एशियन कंपनी 1600 के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग ट्रेड विथ इंडिया एंड एस्टेब्लिश ईस्ट एशियन कंपनी इन 1600। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री इनके द्वारा कहाँ सेटअप किया गया था, सूरत के अंदर 1613 के अंदर, 1613 के अंदर सूरत के अंदर सेटअप किया था। उसके बाद इन्होंने मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उनसे और भी ज्यादा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आग्रह किए, और फिर वो मान भी गए। तो मद्रास के अंदर फोर्ट सेंटअप जॉर्ज करके एक फैक्ट्री का वहां भी सेटअप किया गया। ठीक है, सेटअप करने के बाद इनका क्या काम था, इनका काम था कि कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही थी, और जो दूसरे प्लेयर थे मार्केट के अंदर, जो यूरोपियन प्लेयर थे, जो पोर्टुगीज प्लेयर थे मार्केट के अंदर, उस वो सब को पहले भगाना इंडिया से, कि पूरा डोमिनेंस किसका होना चाहिए, ब्रिटेन का होना चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे पोर्टुगीज का जो डोमिनेंस था उसको बिल्कुल कम करते गए। गेटिंग। अब एक नीचे में कुछ दिया हुआ है कि इन 1696 द कंपनी डेवलप 3 विलेज इनटू अ सिटी इन बंगाल। 3 गांव को उन्होंने डेवलप किया, और उसका नाम क्या दिए, कोलकाता।
ठीक है। और किन के द्वारा? ये फोर्ट विलियम के द्वारा ये फोर्ट बनाया गया था, ओके, सिटी के अंदर। तो कोलकाता आपका 1696 के अंदर आपका कोलकाता का नाम मिला, ठीक है, बंगाल, ओके, बंगाल में। नेक्स्ट वन, क्योंकि अब धीरे धीरे डिफरेंट स्टेट भी थे और सभी को कंट्रोल में करना, सभी के ऊपर अपना रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाइड करना ये इजी नहीं था। तो उसके लिए क्या किए इन्होंने, बहुत सारे वॉर भी इनको लड़ने पड़े, लाइक बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, बक्सर 1764। तो ये सब उन्होंने वॉर भी लड़े। ये डिप्लोमेटिक तरीके से पहले तो वॉर को हराते थे, ताकि लार्ज नंबर ऑफ स्टेट जो है वो एक साथ नहीं आ पाए। गेटिंग? कुछ स्मॉल नंबर या स्टेट जो है, एक दो स्टेट छोटे से वो आ पाए और उनसे उनके साथ ये वार जीत जाते। तो ये कुछ वार उन्होंने, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और भी बहुत वार है जो उन्होंने लड़ा। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी का क्या है कि जीतने के बाद मीर जाफर को जो है वो नवाब बना दिया गया बंगाल का। लेकिन मीर जाफर फिर बाद में क्या, ये मीर जाफर धोखा देने वाले थे, ठीक है, तो इनको बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर को रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने मीर कासिम को बनाया, ठीक है, मीर कासिम को बनाया। तो ये है, बट ये आपका नाम इन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देख सकते हो एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार। तो ये वॉर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा लड़ा गया, तब वो जाकर के अपना पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेट के ऊपर ला पाए, ओके। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटेन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, और ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर इंडिया, ओके। सो क्या इम्पैक्ट? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहला देश कौन सा था इंग्लैंड के अंदर जो 18 19 सेंचुरी के अंदर आया, राइट। अब देखिए इंडिया के अंदर वो रॉ मटेरियल के लिए और फिनिश्ड गुड बैक, मतलब कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाना और अपने मशीन से बना करके फिर से फिनिश्ड गुड यहाँ पर ला करके बेचना। तो इसके अंदर जो था ईस्ट एशियन कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट था। गेटिंग? नेक्स्ट वन, बिटवीन 1793 एंड 1813 दिस ब्रिटिश मैन्युफैक्चर लॉन्चेस अ कैंपेन। मतलब क्या था ना कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कुछ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर है इंडिया के मार्केट को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते थे एक्सेस। मतलब मार्केट ओपन नहीं था कि मार्केट का कोई प्लेयर चाहे वो इंडिया के अंदर आए, रॉ मटेरियल खरीदे और अपने फैक्ट्री के अंदर यूज करे, नहीं। कुछ सरकार के साथ जो ईस्ट एशियन कंपनी के अंदर जो कंपनियां थे वही सबके पास सिर्फ एक्सेस था, तो वो बिहेव मोनोपोली की तरह कर रहे थे। और इसके अगेंस्ट में ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में आवाजें उठना स्टार्ट हो, इसलिए ईस्ट एशियन कंपनी को मोनोपोली जो था उसका एबॉलिश कर दिया गया और सारे प्लेयर के लिए मार्केट ओपन कर दिया गया इंडिया को कि आप रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इंडिया का हैंडलूम जो था यूरोप मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। इंडिया का हैंडलूम, कॉटन, ओके, सिल्क। नेक्स्ट वन, इंडियन टेक्सटाइल सच एज कॉटन, लिलेन, सिल्क, वुलन गुड ऑलरेडी हैज मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। ब्रिटिश आने से पहले ये सब का ऑलरेडी मार्केट था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था ये सब चीजों को, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इंग्लैंड के वो अंदर हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था उसने क्या किया, कि इंडिया का जो ट्रेड था उसको रिवर्स कर दिया है। जो इंडिया बेचता था कॉटन को, सिल्क को, वुलन गुड्स को, वो अब उल्टा हो गया, अब इंडिया के अंदर खुद आने लगा। इंडिया के अंदर मैसिव इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड क्लॉथ्स फ्रॉम इंग्लैंड फैक्ट्रीज, ओके। और ये क्या, सस्ते दाम पर बेचे जा रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट, सस्ते दाम पर बेचे जा रहे थे। नेक्स्ट वन, फ्री इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हैवी टैक्स करने किया गया एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और ब्रिटिश गुड को फ्री एंट्री दिया गया इंडिया के अंदर, दैट्स वाई ये चीपर थे और मार्केट में जो सस्ता है वही बिकेगा। और बिका क्या, ब्रिटिश का गुड, इंडियन गुड्स मार्केट से आउट हो गया, ओके। सो देयरफॉर विद इन अ फ्यू ईयर इंडियन
from an exporter of cloths become an exporter of raw material and importer of pre-tailed manufactured goods. गेटिंग? कुछ सालों के अंदर ही जो इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहा था वो क्या हो गया, अब वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स का, मैन्युफैक्चर गुड्स. ओके, सो दिस वन. नेक्स्ट वन, अगर स्मॉल में बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी, टैक्स एंड टैरिफ. ड्यूटी का मतलब है जो गुड्स बेचे गए हैं उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया गया हो सरकार के द्वारा, गुड्स के ऊपर. लाइक आपने कोई बिस्किट खरीदा है तो उस बिस्किट के ऊपर जो आप टैक्स दे रहे हैं, इट्स लाइक अ ड्यूटी. अब तो जीएसटी के अंदर आता है, पहले ड्यूटी. नेक्स्ट, व्हाट इज टैक्स. टैक्स इज लाइक, पहले के जमाने की बात हो रही है, टैक्स इज लाइक इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर. तो ये सब के ऊपर अगर मनी, डायरेक्टली मनी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज टैक्स. एंड व्हाट इज टैरिफ. टैरिफ मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, दैट इज नोन एज टैरिफ. गेटिंग? So this is the difference between duty, tax and tariff. Duty means goods के ऊपर, tax means income के ऊपर, tariff means export import के ऊपर. ओके. फिर क्या रिजल्ट हुआ, क्योंकि अभी हमें क्या पता चला है कि इंग्लैंड जो है वो अपने गुड्स को, हम ब्रिटेन जो है हमारे देश के अंदर फिनिश्ड गुड को बेचा, और हमारा जो हैंडीलूम इंडस्ट्रीज था उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल एक्सपोर्ट हमारा खत्म कर दिया. ठीक है. तो क्या हुआ कि जो भी टेक्सटाइल, मेटल वर्क, ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के अंदर जो है, ये सब कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री जो है वो थोड़े थोड़े ओपन होना स्टार्ट हुए. ठीक है ना. मेटल वर्क, ग्लास के लिए, पेपर के लिए, ये इंडस्ट्री. बाय 1913 इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉस्ट बोथ देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट. दोनों मार्केट, ठीक है, दोनों मार्केट वो लॉस उनका मार्केट से निकल गए बिल्कुल. नेक्स्ट वन, लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसी. ये आपका इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, लैंड एंड रेवेन्यू एंड लैंड सेटलमेंट से क्वेश्चन भी इस बार आया. ठीक है. क्या क्वेश्चन आया देखिए. अब लैंड जो है, क्योंकि ब्रिटिश को क्या चाहिए थी, इनकम चाहिए थी, उनको बनानी क्या थी, मिलिट्री बनानी थी, आर्मी बनानी थी इंडिया के अंदर. ठीक है. और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना था, तो उनको पैसे चाहिए थे. और पैसे के लिए जो ब्रिटिश है वो स्टार्टिंग से ही उनका मानना था कि एक लैंड का जो रेवेन्यू है, कलेक्शन जो है, वो अच्छा सोर्स है. लैंड के ऊपर टैक्स करने का वो एक अच्छा सोर्स है जहां से हम अच्छे अमाउंट ऑफ इनकम कॉन्स्टेंटली ला सकते हैं. राइट. तो ब्रिटिश इसी को लेकर के उसने लैंड के ऊपर टैक्स भी लगाया. ठीक है. और इसका जिम्मा आगे हम देखेंगे कि जमींदार को दिया गया है, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, तो ये सब आगे देख रहे हैं. नेक्स्ट वन. तो वो टैक्स से क्या करती थी, अपने बजट को फाइनेंस करती थी, अपने वॉर को फाइनेंस करती थी. ठीक है. और वो जो टैक्स को है वो कोई इंडिया के पर्पस के लिए यूज नहीं करती थी, लाइक कोई सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं करती थी. वो यूज करती थी अपने फाइनेंस को चलाने के लिए. ज्यादातर जो टैक्स का अमाउंट था वो वॉर में जाता था, वो आर्मी बनाने में, आर्मी के पेमेंट में जाता था. ओके. तो जो सबसे पहला आपको याद रखना है कि बताइए कौन कौन सा सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर आया. ठीक है. लैंड टैक्स कलेक्शन सिस्टम, कौन कौन सा सेटलमेंट है. तो फर्स्ट वन, परमानेंट सेटलमेंट. कहाँ, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस. कहाँ, बंगाल और बिहार. कब, 1973. सारा ये इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है. तो परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस. कब, बंगाल बिहार के अंदर 1793 के अंदर ये सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर क्या कहा गया कि जो भी लैंडलॉर्ड है या जमींदार जो है, उनको स्टेट ट्रेजरी के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जमा करना है. लाइक हर एक महीने हर एक जमींदार को टारगेट दे दिया कि आपको हर एक महीने 10,000 रुपए जमा करने हैं. अब आप जमींदार कहाँ से कलेक्ट करिए, कितना टैक्स लगाइएगा किसान के पास, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका काम है. आप अगर जमींदार हैं, आपको अगर सरकार लैंड दे रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट दे रही है रेंट के ऊपर, तो आपका काम क्या है कि आप
इतना फिक्स्ड अमाउंट आप महीने भर लाएंगे और जमा करेंगे। ओके, सो इन रिटर्न क्या मिलता था जमींदार को? रिकॉग्नाइज एज हेरिडिटरी ऑनर ऑफ लैंड, मतलब लैंड का ऑनर कौन है? जमींदार। ठीक है, सो इस तरीके से नेक्स्ट वन, जमींदार का वर्क, उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया हमारे गांव के लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, ठीक है, लैंड के ऊपर, जहां से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें में से लगभग 25% जो है वो किसको? जमींदार लेके जा रहे थे। 25% मिनिमम वो जमींदार जो है वो डायरेक्टली लेके जा रहे थे। और इसको ले जाने से फिर क्या हुआ? इसको ले जाने से हुआ कि हमारा प्रोडक्शन, हमारे कंट्री का डिक्लाइन हुआ, फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री का डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण बहुत ज्यादा फैमिन आने वाले टाइम के अंदर देखा गया। ओके, 20th सेंचुरी के अंदर बहुत फैमिन इंडिया के अंदर आया, जिसके अंदर लाइक बंगाल, बिहार, ये सब के अंदर मिलियन मिलियन में लोग जो है वो उनकी डेथ हुई फैमिन के कारण। गेटिंग? सो दिस इज द इम्पैक्ट। नेक्स्ट वन की जो जमींदार यही थे वो क्या पॉलिटिकल अलाइज एक तरीके से थे ब्रिटिश के। ओके, कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है फार्मर और ब्रिटिश के बीच में, तो जब वो जमींदार आएंगे और वो ब्रिटिश के तरीके से उधर से बात करेंगे, दोनों के बीच में समझौता कराएंगे। तो इस तरीके से जमींदार एक क्या था? पॉलिटिकल लाइज था। ओके, नेक्स्ट वन इज महाल बाड़ी सिस्टम। कब आया? 1982। लिखना स्टार्ट करें, महालवाड़ी सेटलमेंट कब आया? 1822, सॉरी। कहाँ? नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, गंगा वैली एंड सेंट्रल पार्ट। ओके, तो पंजाब, गंगा वैली एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस के अंदर आया। क्या था मालवाड़ी सिस्टम? ठीक है, तो मालवाड़ी सिस्टम था कि विलेज या विलेज मीन्स 3-4 विलेज, यहाँ पर पहले था जमींदारी एक लोग के ऊपर दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे, इतना सम अमाउंट आपको पे करना है, आप कहाँ से पे करें ये आपका राइट है। गेटिंग? आप अपना समझे, इतना हमको चाहिए। ब्रिटिश का यही कहना था, दैट इज नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मालवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या था कि कोई गांव है तो 3-4 गांव के लोग, 3-4 गांव मिल करके एक सिस्टम बनाए, और गांव वाला मिल करके वो देगा पैसे किसको? जा करके ट्रेजरी को। गेटिंग? 3-4 गांव मिल करके या एक गांव पूरा अपना पैसा जितना है, जितना ब्रिटेन कह रही है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो गांव वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग द सम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट बाय द गवर्नमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, यहाँ पर कोई लोग नहीं, पूरा विलेज जो है, ठीक है, वहां पर वो कलेक्शन करेंगे और वो जाकर के देंगे किसके पास? ब्रिटिश ट्रेजरी में। दैट इज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन, रोहितवाड़ी सेटलमेंट कब आया? 19th सेंचुरी के बिगिन में। कहाँ आया? बॉम्बे, मद्रास। इसके अंदर क्या था? इंडिविजुअल कलेक्टर जो है, जो जैसे कि मेरा अगर जमीन है, मैं अगर कोई उपज किया हूं, ठीक है, मैं फार्मिंग किया हूं, तो हमारा अगर टैक्स देना है तो हम जाकर के इंडिविजुअल, हम खुद जाकर के पे करेंगे। गेटिंग? कोई नहीं, लाइक कोई बीच में कलेक्शन करने वाला नहीं होगा, जमींदार वगैरह कोई कलेक्शन करने वाला नहीं होगा, राइट? हम खुद इंडिविजुअली कल्टीवेटर जो है वो जाकर के लैंड रेवेन्यू टैक्स उसके ऊपर इम्पोज्ड है, वो जाकर के पे करे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नोन एज रॉयत बाड़ी सिस्टम। कब आया? फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। कहाँ? बॉम्बे एंड मद्रास। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, ओके एवरीवन, यस सोनू? Yes. यस, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, इस बार भी आपका सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रतबाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इस बार सीयूईटी के अंदर भी पूछा गया है, तो इसलिए तैयार रहे बिल्कुल। लैंड रेवेन्यू से तो आपका क्वेश्चन एक पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, नहीं पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, क्योंकि ज्यादा ब्रिटिश के अंदर है क्या? यही है कि कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो देयर आर 3 मेथड। कितना जीडीपी था वो
फैमिन था। अब फैमिन कितना लार्ज स्केल पर है तो वो उसका क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे डेटा जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, डेटा जो है वो ज्यादा थियोरेटिकली है। ओके, यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन कहेंगे कि पहले इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर पहले कॉटन था, फिर क्या था, जूट था, फिर धीरे धीरे मार्केट के अंदर क्या, कॉमर्शियलाइजेशन, हमारे एग्रीकल्चर को उन्होंने कॉमर्शलाइज किया। मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए उन्होंने लगाना कि आपको जो है वो टी, कॉफी, इंडिगो, शुगर केन, ऑयल सीड। ठीक है, तो ये सब जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप है। तो इंडियन फार्मर को कहा गया, ठीक है, दबाव डाला गया कि आप ओपियम, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री से कॉम्पिटिट करने के लिए किसको चाहिए, ब्रिटेन को चाहिए था ओपियम। तो मार्केट के अंदर क्या, ओपियम प्रोडक्शन के लिए कहा गया और करना था। इंडिगो, इंडिगो के लिए फोर्स प्रोडक्शन किया गया, ठीक है, ब्रिटिशर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन, ये इंडिगो कहाँ, इंग्लैंड भेजा जाता, ठीक है, और क्लॉथ पर्पज से यूज आता। और इंडिगो का बात क्या है कि ये डिफरेंट कंडीशन के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, और यहाँ पर रेगुलेशन लगाया गया कि जो आपका लैंड है उसका 3/20 पार्ट अब में आपको इंडिगो उपजाना है, इंडिगो की फार्मिंग करनी है, नील की। ओके, लेकिन इंडिगो का इफेक्ट क्या था, इंडिगो लैंड को इनफर्टाइल कर देता। ठीक है, लैंड के ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन ब्रिटिशर को ये तो जानना नहीं था, उनको तो अपने पर्पस के लिए यूज करना था। तो इसलिए 3/20 पार्ट लैंड को इंडिगो के लिए फिक्स कर दिया है, इतना आपको काम करना है इंडिगो के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फर्दर इनहैंस द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड, thereby increasing the number of land based labor। मतलब कमर्शियलाइजेशन होने से क्या हुआ, अब देखिए इंडिगो की फार्मिंग हो रही है, मैं फार्मिंग कर रहा था, ठीक है, मैंने इस महीने किया, अब मेरा लैंड इनफर्टाइल हो गया। अब हम नेक्स्ट सीजन में हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं उसके अंदर पैदा कर सकते। ठीक है, उस जमीन के ऊपर कुछ भी फसल का उपज नहीं कर सकते। तो क्या, तो हमारा क्या हुआ, अब टैक्स तो हमें देना है, लैंड के लिए हमें टैक्स तो देना है, और हम नहीं कर सकते तो हम कहाँ से टैक्स देंगे, किसी से उधार लेकर के। तो हमारा क्या, उधार गए, मार्केट में कोई था प्लेयर, उससे मैंने उधार लिया, उधार लिया, फिर धीरे धीरे वो उधार और बढ़ता गया और बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, हमारा जो जमीन था वो गया वापस। गेटिंग माई पॉइंट, हमारा जो जमीन था वो गया। तो इसलिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का इफेक्ट क्या हुआ कि जो स्पीड था ऑनरशिप का, लैंड के ऑनरशिप का, वो और इंक्रीज हुआ। लाइक जमींदार के पास लैंड और इंक्रीज हुआ धीरे धीरे, क्योंकि लोग पास पैसा नहीं था पे करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत कम मिल रहा था, और लैंड का जो है वो फर्टिलिटी कम हो रहा था। ओके, और उनको टैक्स तो पे ही करना है, अगर कोई सीजन वो नहीं भी करे तो इसलिए वो धीरे धीरे इन डेप्थनेस के ऊपर इन डेप्थ होते गए, और वापस वो जमीन को जमींदार कब्जा लिया। गेटिंग माई पॉइंट। सो एक पॉइंट यहाँ पे, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का, ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑनरशिप इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट वन, जो मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल क्रॉप की तरफ जो शिफ्ट हुआ था, इंडिगो, ओपियम, टी, कॉफी, ये सब उपजाने के लिए, तो जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो हमारा क्या डिक्लाइन हुआ, लाइक राइस वेट का प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जमीन है उस पे चाहे तो आप टी कॉफी का खेती करिए, इंडिगो का करिए, चाहे आप धान चावल का करिए खेती। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ, दैट्स व्हाई लीड्स टू फेमिन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज, जो ब्रिटिश रूरल था तो उन्होंने एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन दे रखा था कि जो भी सैलरीज है, पेंशन है, ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री सिविलियन स्टाफ, ये सारे का जो एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ से आएगा, जो इंडियन यहाँ से टैक्स दे रहे हैं वहां से। ठीक है, तो और टैक्स रेट को बढ़ाया गया, और ज्यादा यहाँ पर हमारे गरीब और गरीब होते गए, और जमींदार के पास जमीन और इंक्रीज होता गया। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण जो है वो लैंड उतना ज्यादा उपज नहीं कर पा रहे थे, तो वो किसी से उधार मांगने के लिए जाते थे, इनडेप्थनेस आ जाता था। दैट्स वाई जो मनी लेंडिंग क्लास था वो इंक्रीज हुआ।
मनी लेंडर जो है वो इंक्रीज हुए। ओके, सो ये चीज, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। नेक्स्ट वन, न्यू मिडिल क्लास जो है वो इंक्रीज हुए। न्यू मिडिल क्लास जो है वो इंक्रीज हुए। लाइक न्यू मिडिल क्लास किस फॉर्म में हम कह सकते हैं? लाइक एजेंट, इंटरमीडियरीज, जो ब्रिटिश ट्रेडर, लाइक अगर गुड्स हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल हमें बेचना है ब्रिटिश को, ठीक है, तो बीच में क्या आते हैं? इंटरमीडियरीज। या ब्रिटिश को बेचना है गुड्स मार्केट के अंदर, तो बीच में कोई थे, एजेंट थे, इंटरमीडियरीज थे, तो यहां से न्यू मिडिल क्लास राइज हुआ। ठीक है, दैट इज। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने रेलवे लाया। पहले पोर्ट्स था, जो कि उनका काम क्या था कि जो रॉ मटेरियल है इंडिया से बाहर लेकर के जाए, वहां का रॉ मटेरियल हमारे देश के अंदर लेकर के आए। राइट, तो जैसे कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रिटिश ने ब्रिटेन के अंदर क्या दे रखा था कि अगर आप करेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपको 5% मिनिमम प्रॉफिट गवर्नमेंट देगी। कितनी? 5% मिनिमम प्रॉफिट गवर्नमेंट देगी। और आपके ऊपर जो लैंड आप है वो उसका 99 ईयर्स का लीज है, 99 ईयर्स का। गेटिंग माई पॉइंट? तो रेलवे को इस तरीके से इंक्रीज किया गया, लेकिन अपने पर्पस के लिए। ठीक है, ताकि वो हमारे रॉ मटेरियल को बाहर लेके जाए और अपने गुड्स को इंडिया के अंदर इजिली सेल कर पाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड। ब्रिटिश टाइम के अंदर जो है वो लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब का बहुत चला। लाइक इंडिया के अंदर क्या था? सती प्रथा। इंडिया के अंदर क्या था? चाइल्ड मैरिज। तो ये सब जो थी वो बहुत ही खराब थी सोसाइटी के अंदर। दिस थिंग इज वेरी बैड, राइट। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, ह्यूमन राइट क्या होता है, ये यहाँ के लोगों को सिखाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ के लोगों को सिखाए। ठीक है, तो जिसके कारण मॉडर्नलाइज भी हमारा थोड़ा सा इकोनॉमी हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया अपने पर्पस के लिए किया। ठीक है, लेकिन ये सब जो ह्यूमन राइट है ये उनके द्वारा सिखाया गया है वर्ड कि क्या होना चाहिए। सती प्रथा को खत्म किया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया। तो ये सब क्या ब्रिटिश के द्वारा कुछ सोसाइटी के लिए ये काम की गई। देखिए, पहला जो रेल लाइन है वो कहाँ था? मद्रास के अंदर। रेडिल, मद्रास के अंदर 1837 के अंदर। ओके, तो वो पैसेंजर तो ये क्या था, जो ग्रेनाइट स्टोन को कैरी किया था। लेकिन पैसेंजर रेलवे की अगर बात करते तो पहला कौन था? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने 1853 के अंदर। ओके, सो मद्रास के अंदर ही मीन्स आप कल सीधे लिख देगा जो रेलवे है वो कहाँ है? मुंबई के अंदर है। मद्रास, बॉम्बे, तो याद रखना चाहिए, हाँ मुंबई के अंदर ही है। ओके, मुंबई, चेन्नई, अभी के चेन्नई, दैट इज मद्रास, बॉम्बे। ओके, सो दिस इज योर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हमारा रहा ब्रिटिशर का? तो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा कि क्या है इसके अंदर, तीन सिस्टम पढ़ा। ठीक है, कि क्या है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या है ये हमने पढ़ा। फिर ये नया नया छोटा छोटा पॉइंट कि हमारा मनी लेंडिंग क्लास, न्यू मिडिल क्लास राइज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, और भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इधर साइड। एनी डाउट? एनीवन? एनीवन? एनी डाउट? एनीवन? एनी डाउट? सर इसके बता दीजिए। नोट्स? हाँ जी सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, ये जो है अब ये आपको सारा का रिकैप दे देगा। जो ये नोट्स अभी आप देख रहे हैं ना, ये सारे चीज का रिकैप दे देगा। तो आपको बेसिकली ये फॉलो करना है। ओके, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड के लिए वो चीजों को समझाया। ओके, ओके सर। तो फर्स्ट वन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना सिस्टम था? तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, थ्री, जो हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहा था। कौन कौन? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ओके, जमींदार, जमींदारी, महलवाड़ी का मतलब पूरा गांव जो है वो कलेक्ट करके देगा टैक्स। रैयतवाड़ी का मतलब इंडिविजुअल टैक्स कलेक्ट करके देगा जिसका लैंड है। ओके, सो क्या क्या डिफरेंस है? जमींदारी सिस्टम कब आया?
किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। डायरेक्ट पूछेंगे जमींदार सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्टेटमेंट सही है या नहीं है सही है? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1793 के अंदर जमींदारी क्या है? जमींदार were declared as a owner and fulfill properties of the large area of the land. The task of collecting the rent from the farmer was entrusted to them. They function as a intermediaries between cultivator and the state. Right? जो मैंने आपको बताया कि इनको प्रॉपर्टीज लार्ज एरिया ऑफ लैंड दिया गया ब्रिटिशर से, ये फार्म से टैक्स कलेक्ट करते थे, ये बीच में इंटरमीडियरीज की तरह काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटेन को देना फार्मर से। ओके, नेक्स्ट वन, टैक्स टू बी पेड इवन एट द टाइम ऑफ पुअर यील्ड। अगर पुअर यील्ड है फिर भी पे करना है आपको, जिसके कारण ये सिस्टम क्या था? एक्सप्लॉयटेशन। और जिसके कारण हमारा क्या, जमींदार जो है धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करते गए रेंट, और गरीब होता गया। तो ये approximately 25% of the produce was taken away by the intermediaries in the form of rent। 25% जो प्रोडक्शन है वो जमींदारी जो इंटरमीडियरीज है उनके द्वारा रेंट के फॉर्मेट में, टैक्स के फॉर्मेट में ले लिया जाता था। ओके, सो दिस इज, जिससे और ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए हमारे कौन? फार्मर। ओके, सो द गवर्नमेंट, the share of government in total revenue collection by zamindar was kept at 10/11। कि जो गवर्नमेंट का टोटल रेंट है कलेक्शन, उसमें जो जमींदार के द्वारा जो कलेक्शन था वो कितना था? 10/11 पार्ट। 10/11 आप सोच सकते हो। तो जो महलवाड़ी है या फिर आपका रतवाड़ी है, इसका जो पार्ट होगा टैक्स कलेक्शन के अंदर वो बहुत ही छोटा होगा। ओके, ये कहां पर फेल कर रहा था? बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, बंगाल, बिहार भी यहाँ पर आया है, एमपी भी बाद में आया। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि कहाँ आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम कहाँ पर आया। ओके, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इधर साइड। नेक्स्ट बार रैतवाड़ी सिस्टम जो जो हम लोगों ने पढ़ा, स्मॉल फार्मो कल्टीवेटर, वो जो है वो टैक्स पे करे। किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? थॉमस मुनरो 1820 के अंदर। ओके, under this system the responsibility of paying land revenue to the government was the cultivator himself। जिसका जमीन है वही पे करेगा टैक्स। there was no intermediaries between cultivator and state। कोई जमींदार वगैरह नहीं है बीच में, जो जिसका जमीन है वही टैक्स को पे करेगा। रैतवाड़ी has a full right regarding sale and transfer leasing of the land। ओके, सो ये आपका कहा जा रहा है, बट सिंस द टैक्स हैज टू बी पेड ओनली इन द केस ऑफ कल्टीवेटर वे आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर एंड देयरफॉर वाज बर्डन विद द हैवी इंटरेस्ट। मतलब कल्टीवेटर को पे करना था, तो इसलिए धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि उतना फसल का उपज नहीं, ऊपर से कमर्शियल क्रॉप भी उपजाना है, तो इस कारण जो है धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया वो लोन लेते रहेंगे। ठीक है, पैसे लेते रहेंगे उधार पे, और इंटरेस्ट उनका इंक्रीज होता जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा? महलवाड़ी सिस्टम के अंदर जो है वो कल्टीवेटर टैक्स को पे करेगा। महलवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो के द्वारा दिया गया है, ये इतने इयर्स में दिया गया है, तो ये आपसे सिस्टम पूछे। कहाँ दिया गया है? तो ईस्ट पंजाब, असम, नॉर्थ प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश। सबसे पहला इंट्रोड्यूस तमिलनाडु के अंदर, इंपॉर्टेंट वन, कि दिस सिस्टम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु एंड लेटली एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश, पंजाब, असम। ओके, सो तमिलनाडु के अंदर रैतवाड़ी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट वन, महलवाड़ी सिस्टम, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक। और इसमें क्या था? एक या एक से ज्यादा विलेज जो है वो क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप, सारे कोई मिल करके वो टैक्स पे कर। ओके, सो ये सिस्टम था। इनिशियली ये कहाँ था? ये 1833 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और आगरा, ठीक है, आगरा के अंदर जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। आफ्टर ये एक्सटेंड मध्य प्रदेश, पंजाब की तरफ भी किया गया। ओके, सो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारा जितने भी होल विलेज और मोर विलेज वे ट्रीटेड एज अ यूनिट। ठीक है, यूनिट। और वो क्या, जो पेमेंट है, जो लैंड का पेमेंट है वो करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू एंड डिपोजिंग टू द स्टेट वाज द विलेज हेडमैन। जो विलेज का हेडमैन है वो करे। अब ये हेडमैन धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया जमींदार की तरह ही। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ इंटरमीडियरीज कौन था? हेडमैन जो विलेज का था। तो इसके कारण
कुछ जमींदार का जो रूल, जिस तरीके से जमींदार काम करते थे उसी तरीके से लाइक हेडमैन भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर कलेक्शन किसको, पूरे गांव के लोग मिल करके देंगे। दिस सिस्टम वाज आल्सो नोन एज अ मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम बिकॉज द विलेज हेडमैन नाउ वर्चुअली बिकेम अ जमींदार। जो मैंने आपको बात बताया कि जो हेडमैन के अंडर पावर है, पावर वो जमींदार की तरह ही धीरे धीरे काम करना स्टार्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन आवर इकोनॉमी? पहला, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। लैंड रेवेन्यू से टैक्स कलेक्ट करने से फार्मर को वॉश ऑफ एक्सप्लॉइट होंगे, उनका डेवलपमेंट कम होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट कम होगा, इनकम कम होगा, डिमांड कम करेंगे, गुड्स कम होगा। गेटिंग? सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट वन, सोशल डिस्पैरिटीज। सोशल डिस्पैरिटीज का मतलब मीन्स फार्मर गरीब और गरीब हो रहे हैं, उनका लैंड जा रहा है, ठीक है, उनका लैंड कम होते जा रहा है और जमींदार का लैंड इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में डिस्पैरिटीज है, लाइक इलाइट इलीट क्लास के लोग, ठीक है, उनके हैंड में जो था वो क्या था, लैंड ऑनरशिप था। और जो पीसेंट था, पीसेंट के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो एक तरीके से दब गए थे, कर्ज के अंदर दबे हुए थे, ना उनके पास जमीन जो भी थी वो चली गई थी। दैट इज सोशल डिस्पैरिटीज हमारे देश में इंक्रीज हुई। नेक्स्ट वन, लैंड लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? कि लैंड का जो डिवीजन है वो इंक्रीज हुआ। लाइक पहले जो था एक ही जगह पे 10 कट्ठे थी, या 1 एकड़ जो है एक फार्मर का एक ही जगह पे था, 1 एकड़। तो वहां पर वो क्या, कोई भी जमीन के अंदर वो तुरंत जा सकता है, तो टाइम तो एक बचेगा। दूसरा, इरिगेशन आराम तरीके से कर सकता है, राइट। तीसरा, किसी भी क्रॉप का अच्छे तरीके से ध्यान भी रख सकता है कि कब क्या जरूरत है, कब पेस्टिसाइड्स का जरूरत है। तो अगर एक जगह पे लैंड है तो वो इजी होता है किसी, लाइक अभी पंजाब के अंदर सभी का, या हरियाणा के अंदर मतलब ज्यादातर लोगों का लैंड जो है वो एक ही जगह पे है। तो लोगों को इजी आता है उसको कंट्रोल करने में, यूज करने में। बट वही लैंड अगर 1 एकड़ के अंदर है, अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, टैक्स पे करना है, उधारी मैंने, उधारी ये जा करके जमींदार से लिया या फिर मनी लेंडर से लिया, पे नहीं कर पाया, उस 1 एकड़ में से 4-5 कट्ठे जो है वो लेकर के चले गए। 4-5 प्लॉट कौन लेकर के चले गए? जमींदार लेकर के चले। तो यहां से क्या हुआ, लैंड फ्रैगमेंट, कि ये लैंड जमींदार का, ये लैंड गरीब का। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चीज। नेक्स्ट वन, लीजिएसी ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस जो है वो इंक्रीज हुआ। ओके, सो दिस वन। नेक्स्ट वन, एनी प्रॉब्लम समझने में लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? एनी वन? नो सर। नो सर। किसी को भी? राज, साहिल, सौरभ? नो सर। नो। आपको याद क्या रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल तीनों इंपॉर्टेंट है, मालवाड़ी, रैतवाड़ी, जमींदारी। कब आया, किसके द्वारा लाया गया, कहाँ आया, क्या काम था, 4 चीज। ओके, कब आया, किसके द्वारा लाया गया, ठीक है, कहाँ आया, और नेक्स्ट क्या था इसके अंदर। ओके, सो दिस वन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वीके राव कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी? हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है वीके राव का कंट्रीब्यूशन। हमें बस ये पता करना है वीके राव ने बोला क्या था, ओके, उनका कहना क्या था। तो अब हमें ये जानने जा रहे हैं। So, देखिए वीके रॉय क्या थे कि इन्होंने इंडिया के नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये कौन फाइंड की? वीके राव। पहली बार जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, इंडियन इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम कैसे फाइंड किया जाए। तो ये जो थे अपने आप को इकोनॉमिस्ट कम और रिसर्च स्कॉलर जो है वो ज्यादा मानते थे, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या, मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, कि कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम के लिए अलग अलग थेसिस, अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज करके इंडियन कंटेस्ट के अंदर इन्होंने लाया, ठीक है। और बोथ और पॉजिटिव और निगेटिव
जो भी डाटा अवेलेबल था उसका यूज करके अपने मेथड के अंदर इन्होंने जो हमारे देश का इकोनॉमिक रियलिटी था उसको इन्होंने बताया। कौन? वीके रॉ। तो पहला बार जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया हमारे देश के अंदर, उनका नाम क्या था? वीके रॉ। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओके, सो पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या था हमारे देश के लिए? पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव डाटा रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ओके, हाँ, ये जो था हमारा अवेलेबल था। ठीक है, कि जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज का डाटा था वो मार्केट के अंदर अवेलेबल था। नेक्स्ट वन, जो माइनिंग, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब का जो डाटा था हमारे अवेलेबल था। लैंड एंड टैक्स कलेक्शन, इसका डाटा जो था वो अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो डेटा था इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो अवेलेबल था। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था जो कि काम आ रहा था किसके अंदर? डाटा कैलकुलेट करने के टाइम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट? क्या था जो दिक्कत प्रोवाइड कर रहा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने? नेक्स्ट वन, लिमिटेड टैक्स पेयर बेस। लिमिटेड टैक्स पेयर बेस का मतलब है सिर्फ 1 मिलियन ही लोग थे, मतलब 35 करोड़ में मात्र 10 लाख लोग ही जो थे वो टैक्स पे करते थे। 35 करोड़ में मात्र 10 लाख लोग ही जो थे वो टैक्स पे करते थे। नेक्स्ट वन, दैट इज द अब्सेंस ऑफ वेज सेंसस, कि कितना हमारे कंट्री के अंदर वेज होना चाहिए, इसका क्या था? अब्सेंस। एम्प्लॉयमेंट का पता है, लेकिन वेज कितना होना चाहिए ये नहीं पता। कोई सेंसस इसको लेकर के नहीं आ रखा था। ओके, सो दिस वन, किस तरीके से मेथोडोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया, दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, दादाभाई नारोजी गिवन द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कि कैसे यहाँ से ड्रेन हमारे वेल्थ को लेकर के बाहर ले जाया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ इज गिवन बाय दादाभाई नारोजी। गेटिंग? कि हमारे देश से कैसे ब्रिटेन जो है वो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते गया, हमारे देश को कैसे एक्सप्लॉइट करते गया। हमारे हैंडी लूम जो इंडस्ट्रीज है, कॉटन, जूट, वो कैसे उनका डोमिनेंस जो है वो खत्म हो गया। एक्सपोर्ट उनका बिल्कुल 1% पे डिक्लाइन हो गया 60% से। ओके, सो उसके अंदर वो चीजें हैं। ओके साहिल? ओके साहिल? ओके। हाँ जी, किस तरीके से मेथड है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, सो दो मेथड था, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कि पहला था इन्वेंटरीज मेथड। इन्वेंटरीज मेथड के अंदर क्या था कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता था? लाइक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने दो अलग अलग मेथड, एक तो इन्वेंटरीज मेथड, एक क्या? इनकम मेथड। इन्वेंटरीज मेथड के अंदर जो इंडिविजुअल का इनकम होता था, जो एम्प्लॉयड लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनका जो इनकम, माइनिंग के अंदर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग के अंदर जो इनकम है जिसका डाटा अवेलेबल था उनका इनकम, ये सारे इनकम इंक्लूड होते थे। गेटिंग? और आपका इनकम मेथड के अंदर क्या था? जो टैक्स इनकम है, जो टैक्स पे किया जा रहा है टैक्सर के द्वारा, तो वो इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या कंबाइन करता है? जितने भी टैक्स पे किया जा रहा है उसे सिर्फ टैक्स। ओके, और इन्वेंटरीज मेथड क्या इंक्लूड करता है कि जो भी इनकम इंडिविजुअल के द्वारा वो लोग कमा रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, फॉरेस्ट एंड फिशरीज के थ्रू, तो वो सारे इनकम को क्या करना है? इंक्लूड करना है। ओके, सो दिस वन। नेक्स्ट वन, वी नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। ये प्लस माइनस का मतलब क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब। नेक्स्ट वन, वो कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? वीके रॉय वीके रॉय efforts not only bridge the gap between available data, ठीक है, and need for comprehensive economic analysis, but also laid the groundwork for modern method of calculating national income in India. This work continue to be beacon of Indian economy thought, reflecting an understanding of both the potential and limitation of economic data.
किडिंग कि इन्होंने क्या कंक्लूजन है कि इन्होंने इंडिया के लिए क्या दिया, मॉडर्न मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और ये आने वाले दिनों के अंदर क्या बोथ हमारा जो पोटेंशियल है इंडिया के अंदर और जो हमारा लिमिटेशन है, दोनों हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये डाटा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो अभी बात किया जा रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिशर का, कॉलोनियल रूल का इंडिया के अंदर, इसके बारे में इस बुक के अंदर डिस्कशन किया गया। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया डू नॉट गेट एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक, कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ से ब्रिटिश हमारा गुड्स तो जा रहा है, मैं रॉ मटेरियल, लेकिन हमें उतना नहीं मिल रहा है जितना हमें पैसा मिलना चाहिए था रिटर्न में। गेटिंग, दैट्स मीन ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि कैसे कॉलोनियल पावर जो है वो हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमिकली, हमारे वेल्थ को ड्रेन किया, हमारे रिसोर्सेज को जो है वो कॉलोनीज को ट्रांसफर किया, अपने बेनिफिट के लिए हमारे रिसोर्स को लेकर के गया, और जो पैसा वहां से अर्न भी किया उसको हमारे देश के लिए यूज नहीं किया, वो मिलिट्री में यूज किया, वो आर्मी बनाने में, वो वार को फाइनेंस करने में यूज किया। गेटिंग, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बातें की गई है कि एलिमेंट लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमारे लोगों का हुआ, ट्रेड इम्बैलेंस, पहले एक्सपोर्ट हम करते थे कॉटन का, जूट का, राइट, वो हमारा क्या बंद, अब हम इंपोर्ट करने लगे जो मशीन मेड्स ब्रिटिश गुड्स है। नेक्स्ट वन, टैक्सेशन पॉलिसीज की टैक्सेशन पॉलिसी जो मैंने अभी आपको बताया, तीन जो था, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, उसका इम्पैक्ट क्या था, रिसोर्स जो था उसका डाइवर्सिफिकेशन, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या था कि हमारा जो रिसोर्स था वो लेकर के जा रहे थे, लेकिन हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर बेस फोकस नहीं था, ये सिर्फ अपने पर्पस से काम करते थे बस, हमारे ह्यूमन और नेचुरल दोनों रिसोर्सेस को अपने पर्पस के लिए अपने देश लेके जा रहे थे, और हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, इसके ऊपर उनका फोकस नहीं था। ओके, सो दिस वन क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिक्स यही होगा कि इतना भी ज्यादा ब्रिटिश, इतना भी इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव क्या था, ये हमारे सोसाइटी के अंदर बैंकिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ, नेक्स्ट वन लिबर्टी, क्या होता है, ठीक है ना, ह्यूमन राइट क्या होता है, टैक्स लॉ, मीन्स टैक्स लॉ इज नॉट मीन्स वो, ये सब चीज को हटाने के लिए जो लॉ लाइक सती प्रथा ये सब हटाने के लिए, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया के अंदर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, तो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्रिटिक ही। ओके, सो दिस इज योर ड्रेन ऑफ वेल्थ। एनी प्रॉब्लम, एनीवन एनी प्रॉब्लम? No problem. एनीवन जल्दी से बताइए, एनीवन, आर यू गेटिंग यस और नो, आर यू गेटिंग गाइस? यस, अब देखिए ब्रिटिश पीरियड में इंडस्ट्रीज के अंदर क्या था 1900 टू 1950 में, तो जब आप इंडस्ट्रीज का लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको सारा चीज गिवन है। एग्रीकल्चर के अंदर आपका क्या था 1900 टू 1950 के अंदर, तो वहां पर आपका एग्रीकल्चर के अंदर आपका डेटा गिवन है। गेटिंग, ओके, तो सेक्टर वाइज जो है वो जब हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे उस टाइम पे वहां पे डेटा वो गिवन होगा। नेक्स्ट वन इज लेजर फेयर इकोनॉमी, ये तो आपको पता ही है कि मार्केट के ऊपर छोड़ देना, मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, इंटरवेंशन गवर्नमेंट का जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है लेजर फेयर। की फीचर क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, मार्केट को मार्केट फोर्स टू गिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अपने आप डिमांड सप्लाई जो है uh, वो बता देगा कि कितना हमें प्रोडक्शन चाहिए देश में, ठीक है। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस वन मेजर इंडस्ट्रीज,
मेजर इंडस्ट्रीज क्या क्या थी प्री इंडिपेंडेंस? पहला, जूट इंडस्ट्री. Jute industry is the one of the oldest in the country. The first power derived jute mill was established in the country at कहाँ पर? कोलकाता में 1859 के अंदर. ठीक है. उसके बाद वो रैपिड प्रोग्रेस ये इंडस्ट्रीज का होते हैं. जूट हो, कॉटन हो, जूट तो ज्यादातर जो है वो कोलकाता के अंदर है. आफ्टर हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो 80% जो जूट जहां होता था वैसा जमीन वो कहाँ चला गया? जो अभी का बांग्लादेश है वहां. ओके, तो जूट कहाँ? बांग्लादेश के अंदर ही उधर होते थे. ओके. नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जूट हैज बीन टेकन प्लेस इन बंगाल. जो मैंने आपको बोला, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री गेव अ सेटबैक टू द इंडस्ट्री एज अ मेजर ग्रोइंग एरिया go we are going to Bangladesh. In fact, only 25% of the jute growing area were left within the country. Globally, India is the second largest producer and second largest exporter of the jute. ठीक है, इंडिया ग्लोबली के अंदर. तो ये सेक्टर क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा. कितना? 40 लाख. आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं. इंपॉर्टेंट क्या है? जूट कहाँ है. ओके, क्या इंपॉर्टेंट है जूट या नहीं? तो ये चीज. नेक्स्ट वन, टेक्सटाइल. अभी 89 मील है, जहां पर 64 जो मील है वो कहाँ है? बंगाल के अंदर. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द मॉडर्न इंडिया. It play a pivotal role through its contribution to industrial output and employment generation. जो आपको बताया, it contribute to 10% of the manufacturing, 2% of the Indian GDP and 13% of the export. क्या इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं. ठीक है. इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा? जब कॉटन आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा. ये अभी का डाटा दे रहा है कि 45 मिलियन जो है वो एम्प्लॉय है अभी. ठीक है. लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री. टेक्सटाइल जो है वो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश के अंदर टेक्सटाइल है. ठीक है. ये यही एकमात्र एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर इंडिया क्या था? सेल्फ रिलायंट. क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे देश के अंदर ही आता था, बेचना भी हमारे देश के अंदर, और सेल्समैन भी हमारे देश के अंदर. दैट इज वैल्यू एडेड, कि हाईएस्ट वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल सेक्टर. ओके. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन व्हाट? कोलकाता. कब? 1818 के अंदर पहली बार कॉटन मिल का सेटअप किया. ओके. सो कॉटन मिल. नेक्स्ट वन, मुंबई के अंदर फिर इसका सेटअप किया गया. ठीक है. इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेड सेंटर जो था मुंबई था, अहमदाबाद था, कानपुर, कोलकाता, इंदौर. तो ये सब जगह पे क्या कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था. नेक्स्ट वन, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बी प्रीडोमिनेंटली कॉटन बेस्ड. क्या था? कॉटन बेस्ड था एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इरा. More than 56% of the fabric consumption in the country being accounted only by the cotton. Okay, 56% जो फैब्रिक कंजम्पशन था वो क्या था? कॉटन के अंदर था. और वर्ल्ड का एवरेज कितना था? 46% का. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कॉटन का जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा था. डोमिनेंस रोल ऑफ कॉटन. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज. नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया की क्या है हमारा? कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या लिंक प्रोवाइड करता है कोई भी एक सिटी से दूसरे एरिया में जाने के लिए. राइट. ये हमारे देश को यूनिफाई करेगा, इंटीग्रेट करेगा. तो फिर 4 मेजर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज. तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या है? रेलवे एंड रोडवेज. एयरवेज अपने पर्पस, एयरवेज उतना तो था नहीं. वाटरवेज हाँ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था तो वो करते थे वाटरवेज के थ्रू. ठीक है. तो रेलवेज पहला क्या है? द डेवलपमेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हैज रिवॉल्यूशन द ट्रांसफर सिस्टम. ओके. इन इंडिया द रेलवे प्रोवाइड द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर प्राइस. ओके. Indian Railway has been a good integrating force for more than 163 years. The first railway line was operated in what?
मुंबई एंड थाने, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पैसेंजर वाला मुंबई थाने, और दूसरा आपको बताया था कि मद्रास के अंदर हमारा जो था वो नॉर्मल कार्गो शिपिंग की गई थी, तो वो क्या वो कहाँ की गई थी, मद्रास के अंदर। नेक्स्ट वन, इन द टर्म ऑफ रूट लेंथ इंडियन रेलवे सिस्टम इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या फोर्थ लार्जेस्ट हमारे वर्ल्ड के अंदर। ओके, यूएस, रसिया, चाइना के बाद इंडिया का आता है नंबर। ठीक है, रोडवेज की बात करें तो रोडवेज क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड एलोकेट करेगी ये हाईवे बनाने के लिए। इसका यूज क्या आएगा, ये इसका यूज आएगा इंडस्ट्रियल सेंटर्स अलग अलग सिटीज के अंदर है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, और इसका मेंटेनेंस किसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वन, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का मतलब मीन्स स्टेट के अंदर अगर ट्रेड और कॉमर्स करना है, इंडस्ट्रीज, तो वहां पर लिंक कनेक्शन करना है। ठीक है, तो वो ये स्टेट का काम है, गांव के अंदर रोड बनाना, तो ये स्टेट का काम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रोड क्या है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो अ, परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब है। मैं सारा का ये लिखाऊंगा जब गवर्नमेंट स्कीम आपको कराऊंगा, तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कब आया, क्या पर्पस के लिए आया, सारा मैं, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है यार, ये ऐसा प्री इंडिपेंडेंस का है क्योंकि अब कुछ डाटा है यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, कुछ डेटा आपका है नहीं, आपका काम वही था प्री इंडिपेंडेंस के अंदर की लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, जो आपको 3 सिस्टम मैंने आपको बताया। अब आप देख सकते हो कुछ नहीं, वाटरवेज, वाटरवेज क्या है, शिपिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम, एयरवेज, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या था कि ब्रिटिशर कैसे आए, क्या हमारा एट द आने से पहले हमारा किस चीज में डोमिनेंस था, कौन से गुड्स के अंदर हमारा डोमिनेंस था, तो वो, ठीक है, कॉटन के अंदर, हम खुद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा डोमिनेंस था, हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर आने के कारण हमारा सारा खत्म, वो अपने गुड्स को सेल करने लगे, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट। टैक्स सिस्टम, 3 टैक्स सिस्टम क्या है वो, रेलवे कब आया वो, ठीक है, कहाँ रेलवे आया वो, रेलवे क्यों लाया गया वो। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, यस और नो। यस सर। ये एक Yes. कहानी भी है, और कहानी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, ये कहानी भी है, और कहानी इंटरेस्टिंग कब हो, जब फैक्ट हो, डाटा हो। यहाँ पर डाटा उस टाइम पे उतना अवेलेबल ही नहीं था। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम 110%, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, तीनों जो मैंने बताया है अच्छे तरीके से। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि क्या क्या आया। तीसरा, ग्रोथ क्या था, जो भी सेक्टर है, सेक्टर वाइज ग्रोथ क्या था, ये आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको याद रखना है। कि क्या, लाइक जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि 1900 टू 1950 जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ 1900 टू 1950। तो ये आपको डायरेक्ट एसर्शन एंड रीजन के अंदर बना करके देंगे कि 1900 टू 1950 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग रीजन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देंगे। ओके गाइस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्वेश्चन लाइक आपको स्टेटमेंट बना करके देंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 कि जमींदारी सिस्टम इसके द्वारा लाया गया, और जमींदारी सिस्टम के अंदर ये चीज था। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, यस और नो। ओके, नेक्स्ट वन, नेशनल इनकम किनके द्वारा कैलकुलेट किया गया है, वीके रॉ। नेक्स्ट वन, ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, दादा भाई नौरोजी। कौन सा बुक के अंदर दिया गया है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा बुक था, लेट्स सी, बुक का नाम क्या था हमारा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके गाइस,
सो यही सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका कुछ नहीं, सी क्या है, हाईवे क्या है, वो सब नहीं इंपॉर्टेंट है कि कितना हाईवे है, दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके एवरीवन, गेटिंग गेटिंग। तो मैंने Yes, sir. 1600 से स्टार्ट किया था, और फिर मैं प्री इंडिपेंडेंस तक जितना हो सका अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है, और ये नोट्स जो था, ये नोट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके काम का क्या है जो मैंने आपको बताया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, वीके रॉल, ड्रेन थ्योरी, और ग्रोथ, जो आप सेक्टर वाइज ग्रोथ पढ़ेंगे वो, एग्रीकल्चर, ये पर कैपिटा इनकम, ये तो ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन प्री इंडिपेंडेंस कितना क्वेश्चन, 1, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। ओके गाइस, ओके, ओके सर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। मैं ऑलरेडी नोट्स आपको सेंड कर रखा हूँ, नोट्स मैं ऑलरेडी आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर रखा हूँ। ये 3 सिस्टम आप समझ लिए, मीन्स आधा प्री इंडिपेंडेंस समझ लिए, 3 सिस्टम समझ लिए तो आधा प्री इंडिपेंडेंस आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। उसके बाद और भी कुछ चीजें लाइक ग्रोथ रेट, वो आप सेक्टर वाइज में पढ़ेंगे। ओके, नेशनल इनकम क्या था वीके रॉय के द्वारा, तो ये सब चीज। चलिए, हम शाम को मिलेंगे विथ स्टैट्स, ओके।